सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एक ईयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, हम लास्ट में कहाँ पे पहुंच चुके थे। हम कॉम्प्लेक्स कर रहे थे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का कुछ एक एक्सप्लेनेशन जो वीबीटी नहीं दे पाया था। वीबीटी जो जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो कौन सा था भाई? CuNH3 4 पॉजिटिव 2। भाई इसमें क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया वीबीटी कि भाई ये DsP2 होता है या sp2d होता है, मतलब कि इनर कॉम्प्लेक्स होता है या आउटर कॉम्प्लेक्स होता है। इसको वीबीटी फाइंड आउट नहीं कर पाया, नहीं बता पाया। और भाई एक चीज और देख लीजिए, मैंने आपको टेट्राहेड्रल में एक एग्जांपल करवा दिया था। वो टेट्राहेड्रल का नहीं, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का है। ये PtCl4 प्लेटिनियम D8 है भाई, ये प्लेटिनियम D8। और D8 वाले कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो मोस्टली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। याद रखना, जो D8 कॉम्प्लेक्स होता है D8, और ये कौन सा भाई? D8 है, ठीक है। और D8 वाले मोस्टली जो हैं वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। ये टेट्राहेड्रल नहीं बनाएगा। मैंने वहां पे आपको टेट्राहेड्रल करवा दिया ना उसमें, तो उसमें आप क्या करना, बाल आ गया मुंह में तो आप क्या करना भाई, सुन लीजिए। जो PtCl4 था, एक PtCl4 2 नेगेटिव, एक इस एग्जांपल को, और एक एग्जांपल और था मैंने जो करवाया था आपको। वो कौन सा एग्जांपल था भाई? वो एग्जांपल था COCl4 2 नेगेटिव, और ये एग्जांपल था COCl4 2 नेगेटिव। इन दोनों एग्जांपल को आपको किस में रखना है? वो टेट्राहेड्रल है, सॉरी ये मैंने क्या बोल दिया था, इसको मैंने वो बोल दिया था ना, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसको तो टेट्राहेड्रल में रखना, इसका मैंने बता दिया था आपको। और जो ये PtCl4 2 नेगेटिव है, PtCl4 2 नेगेटिव, इसको आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में रखना है। दिस इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भाई, क्योंकि D8 है और D8 वाले मोस्टली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। और इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जब देखना ये आउटर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि sp2d, ठीक है, वो वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो याद रखना भाई, ये PtCl4 2 नेगेटिव, ये टेट्राहेड्रल नहीं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको उसमें एग्जांपल करवा दिया था इसका, टेट्राहेड्रल में, ठीक है। तो अब देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जांपल और बता देता हूं आपको। लेकिन भाई ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट CuNH3 4 2 पॉजिटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो ये वीबीटी है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। टिक कर लेना इसको, इस क्वेश्चन को टिक कर लेना, पहले बता देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको इसमें सब कुछ बता दिया है, ये चीजें बता दी हैं। क्यों ये इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होता? बिकॉज ये लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये लोवेस्ट एनर्जी जो ऑर्बिटल्स हैं उनका ये इलेक्ट्रॉन है, लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल का ये इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये जंप नहीं करता हायर एनर्जी में। क्या करता है? ये जंप नहीं करता हायर एनर्जी वाले में। पहले ही स्टेबल है भाई, ये क्यों जंप करेगा? क्यों ये हाई एनर्जी होकर जंप करेगा? ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कंप्लीट पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। अब आप एग्जांपल लिख लीजिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के, जो आपको घर से करने हैं भाई। देख लीजिए PtCl4 2 नेगेटिव, ये इनर बनाएगा या आउटर बनाएगा, ये आपको करना है। ये बता देता हूँ, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज आप ध्यान रखना हमेशा, जो D8 वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, जैसे कि एग्जाम्पल है D8 का एक और याद कीजिए, सिसप्लेटिन हो गया, ठीक है। और भी है एक, और भी याद कीजिए, विल्किंसन कैटलिस्ट। आप विल्किंसन कैटलिस्ट में देखोगे जो D8 के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सभी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही होते हैं। मोस्टली जितने भी D8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, D8 कॉम्प्लेक्स वो क्या होते हैं? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। PtCl4 एक एग्जांपल लिखिए। दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए CuCN4 2 नेगेटिव, एक ये करना आप। तीसरा लिखिए प्लेटिनियम NH3 4 2 पॉजिटिव। ये कुछ एक एग्जांपल है भाई, ये हमारे कुछ एक एग्जांपल है जिनको आप घर से करके लाना, मतलब घर से आप नोट डाउन, आपका होमवर्क है ये हमारे एग्जांपल हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ये आउटर है या इनर है, ये चीज आप फाइंड आउट करना। फर्स्ट वाला मैंने बता ही दिया, फर्स्ट वाले में तो कुछ आप निकालोगे नहीं, आउटर है वो, तो सीधा सीधा आउटर कॉम्प्लेक्स है। आप ये निकालना, ठीक है। आप इसको भी फाइंड आउट, मतलब कंप्लीट ये फाइंड आउट करना भी आउटर है ये या इनर है, ठीक है। आप बताना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ओके, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ओके। तो चलिए अब आगे चलिए, रफ करते हैं इसको।
अब देखिए, अब हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा वीबीटी की लिमिटेशन। अब जो लास्ट में कर लीजिए, अब हमारे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मैंने आपको करवा दिया भाई कंप्लीट, ठीक है। इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अब इनमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए भाई, अब हम क्या करेंगे, अब देखना, अब देखिए, अब हम करेंगे भाई जो हमारे वीबीटी है ना उसकी कुछ एक लिमिटेशन आई, लिमिटेशन थी जब तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बनी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई, ये आई। तो अब देखिए हम करेंगे इनकी लिमिटेशन। लिमिटेशन में आपको सभी बोल लूंगा, आप लिख लेना। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, ये 12th वालों के लिमिटेशन हो तो ये नोट डाउन कर लेना भाई, 12th वाले बच्चे लिमिटेशन है आपके इनकी, ये नोट डाउन कर लो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो लिमिटेशन था ना, सबसे फर्स्ट जो लिमिटेशन आया वो लिमिटेशन था भाई, बात सुनो मेरी, वो लिमिटेशन था हमारा कि जो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और जो वीक फील्ड लिगैंड्स हैं, सबसे फर्स्ट जो लिमिटेशन था वो बताया इन्होंने कि ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड है ना, इनके बारे में बता ही नहीं पाई वीबीटी। वीबीटी इनको डिफाइन ही नहीं कर पाया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड का क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे कॉम्प्लेक्स पे, हमारे कॉम्प्लेक्स पर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो रहे, इनका क्या इफेक्ट है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वीक फील्ड लिगैंड का, ये नहीं बता पाया हमारा वीबीटी, ठीक है। ओके, और इसमें आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कब होगी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कब नहीं होगी, ये चीज भी हमारा वीबीटी डिफाइन नहीं कर पाया, इसको भी डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है। ये फर्स्ट लिमिटेशन में ही रखो ये दोनों चीजें कि भाई ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड के बारे में बता पाया और ना ही कब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और कब नहीं होगी, इस चीज को भी वीबीटी डिफाइन नहीं कर पाया। उसके बाद देखिए और लिखवाते हैं आपको, सेकंड लिखिए, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कलर को भी डिफाइन नहीं कर पाई। हमारे कॉम्प्लेक्स थे ब्लू, रेड, ऑरेंज कलर के आ रहे थे, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट डिफाइन द कलर ऑफ complexes. Valence bond theory does not define and does not explain the color of how to give the color of complex. Does not define. आखिरकार इसके बारे में भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कलर क्यों आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखिए भाई, उसके बाद लिखिए आप क्या बताया मैंने, कॉम्प्लेक्स रेड, ब्लू, ऑरेंज ये कलर आ रहे हैं ना, क्यों आ रहे हैं इसके बारे में नहीं बता पाया। इसके बाद लिखिए आप कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कलर, इसमें दोनों ऐड कर लो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बता पाया। पॉइंट लिख लो, थर्ड नंबर पॉइंट है, पॉइंट नंबर थर्ड है ये, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बता पाई, कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसके बाद लिखिए फोर्थ नंबर पर, जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस प्रकार टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किस प्रकार वो टेम्परेचर पर डिपेंड है, ये चीज भी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं डिफाइन कर पाई। ओके, आगे लिखना। उसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन लिखो कि CuNH3 का 4 पॉजिटिव, भाई ये इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है, यहां पर जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी DsP2 होगी या sp2d होगी, इस चीज को भी हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, जो हमारी वीबीटी थ्योरी है वो डिफाइन नहीं कर पाई। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, कि हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज को भी नहीं डिफाइन कर पाई कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर कॉम्प्लेक्स है या फिर वो आउटर कॉम्प्लेक्स है। हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर कॉम्प्लेक्स है या फिर वो आउटर कॉम्प्लेक्स है, इस चीज को भी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिफाइन नहीं कर पाई। ओके, तो ये भाई हो गए हमारे लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और देख लेते हैं हम, और भी है क्या, बस यही है, यही लिमिटेशन है जो मैंने लिखी हुई है भाई, ये बहुत है, ये लिमिटेशन है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मेन मैंने आपको सभी लिखवा दी। तो अगर आपके क्वेश्चन आते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन के कि भाई क्या लिमिटेशन, आखिरकार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों फेल हुई, तो लिख देना, ना तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड बारे में बता पाई, वो ये भी नहीं बता पाई कब पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, कब पेयरिंग नहीं होगी, इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाई।
ना वो कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को डिफाइन कर पाई, ना वो मैग्नेटिक मोमेंट किस प्रकार टेम्परेचर पर डिपेंड होता है ये बता पाई। ठीक है, CuNH3 का 2 पॉजिटिव जो कॉम्प्लेक्स पर चार्ज 2 पॉजिटिव है वो आखिरकार इनर कॉम्प्लेक्स होगा या वो आउटर कॉम्प्लेक्स होगा, वो sp2d होगा या dsp2 होगा, इस चीज को भी हमारा जो VBT है वो डिफाइन नहीं कर पाई। ठीक है, तो फाइनली ये सभी मतलब कि लिमिटेशन आई किसकी, VBT की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अब आइए आप, तो मैंने ये लिमिटेशन लिखवा दी आपको बोल के, ठीक है, आप इन सभी लिमिटेशन को नोट डाउन कर लेना, आप इन सभी लिमिटेशन को नोट डाउन कर लेना भाई, सभी की सभी लिमिटेशन जितनी भी मैंने लिखवाई है वो नोट डाउन कर लेना, कॉपी में कन्वर्ट कर लेना अपने आप उनको, ठीक है ना। ओके, इंग्लिश में नोट्स बना लेना अपने। ओके, अब देखिए भाई, अब आते हैं हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे, CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अब आ जाइए भैया आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर। देखिए भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, आखिरकार हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या करते हैं देखना, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या करेंगे चेक करो। अब देखना भाई, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, उसमें वो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों आई। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन के कारण आई, उसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन जनरेट होता है कि भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो डिस्कवरी है वो किसने की। लिख लो, क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी उसकी डिस्कवरी की बैथे एंड वैन ब्लैक थे, यही नाम था मेरे ख्याल से इनका, एक मिनट मेरे को नाम देखने दो। हाँ ठीक है, बैथे एंड वैन ब्लैक थे जिन्होंने, बैथे एंड वैन ब्लैक थे जिन्होंने हमारी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसको डिस्कवर किया। जो डिस्कवरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, VBT किसने की, पोलिंग सर ने। ये जो है बैथे एंड वैन ब्लैक ने इसकी डिस्कवरी की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की डिस्कवरी। ठीक है, अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नेम जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही क्यों रखा गया, क्यों रखा गया, क्योंकि हमने इस थ्योरी को जो है आयोनिक क्रिस्टल पर, ओनली फॉर आयोनिक क्रिस्टल पर ही अप्लाई करा के देखा। हमने जो ये थ्योरी है ये हमने ओनली आयोनिक क्रिस्टल पर ही अप्लाई कराई, ओनली आयोनिक क्रिस्टल पर, इसीलिए इसको हमने नाम रख दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमारे जो सर थे बैथे और वैन ब्लैक थे, उन सर ने इनको जो इस थ्योरी को अप्लाई किया है वो आयोनिक क्रिस्टल पर ही किया ओनली, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको नेम दे दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। ठीक है, ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको नेम दे दिया गया। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ पॉइंट आते हैं भाई CFT के, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ एक पॉइंट आए, जैसे कि मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अजम्पशन लिखवाए थे ना कुछ एक, वो आए फिर। ठीक है, बोल बोल के प्यास लग गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कुछ एक पॉइंट आए भाई एजम्पशन। भाई बैथे और वैन ब्लैक ने भी तो कुछ पॉइंट दिए होंगे अपने, कुछ पॉइंट तो इन्होंने भी दिए, तो भाई वो पॉइंट आए कुछ एक, और वो पॉइंट क्या थे वो देखना। हम यहाँ पर भाई आपको डी ऑर्बिटल्स बताएंगे, सबसे पहले पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आज अभी मैं इस लेक्चर में यही चीज़ कराऊंगा आपको ओनली, देख लो। एक मिनट रुकना, जल्दी कर लेते थोड़ा, कभी लेट ना हो जाए हम। ठीक है, उसके बाद देखना जो हमारा इसमें फर्स्ट अजम्पशन था वो क्या था भाई, जो हमारे CFT थ्योरी थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उन्होंने बोला, उसका अजम्पशन था जो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट था वो बोला कि जो लिगैंड है ना, लिगैंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, बेशक से वो पॉइंट चार्ज हो, बेशक से वो डाइपोल चार्ज हो। लिगैंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, बेशक से वो पॉइंट चार्ज हो, बेशक से वो डाइपोल चार्ज हो। सबसे पहला पॉइंट यही था। अब पॉइंट चार्ज और इसका डाइपोल चार्ज का मतलब समझिए, जो हमारा पॉइंट चार्ज है वो क्या होता है, इसका मतलब समझिए आप।
जो हमारा पॉइंट चार्ज होता है इसका मतलब देखिए, समझना इसका मतलब, ठीक है। जो हमारा पॉइंट चार्ज है, व्हाट मीन्स ऑफ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मीन्स जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने NaCl, वो चार्ज जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए एक दूसरे पर, वो चार्ज जो जब हमारा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज किसी स्पीसीज से आ रहा हो ना, पार्शियली नहीं, कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो चार्ज, कंप्लीट मतलब कि ब्रेक हो रहा हो, मतलब कि आयोनिक चार्ज, एक ऐसी आयोनिक स्टेट जहां पर कंप्लीट ब्रेक हो रहा हो, एक स्पीसीज कंप्लीट पॉजिटिव पे, एक स्पीसीज कंप्लीट नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि ये आयोनिक स्टेट है, वाटर में डिसोल्व करते क्या होता है, Na पॉजिटिव में चला जाता है, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन जो है, जो चार्ज का सेपरेशन है वो कंप्लीट हो रहा है ना, तो ऐसा चार्ज जो कंप्लीटली मतलब कि कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आया हो स्पीसीज पर, ऐसा ही नेगेटिव चार्ज वो कहलाता है पॉइंट चार्ज। क्या बोल रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन का, जब चार्ज का कंप्लीट सेपरेशन हो जाता है ना, उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है स्पीसीज पर, वो जो चार्ज है वो कहलाता है पॉइंट चार्ज। दोबारा सुन लीजिए, जब चार्ज का कंप्लीट सेपरेशन होने पर स्पीसीज पर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो पॉइंट चार्ज कहलाता है। और ऐसी स्थिति कब बनती है, आयोनिक स्टेट में बनती है, ऐसी स्थिति आयोनिक स्टेट में बनती है, ठीक है। जैसे कि ये आयोनिक स्टेट है, कंप्लीट आयोनिक है ये, ठीक है, आयोनिक स्टेट, ठीक है। उसके बाद देखिए डाइपोल चार्ज क्या होता है, डाइपोल चार्ज, आखिरकार ये डाइपोल चार्ज क्या होता है। अब इस डाइपोल चार्ज का जो एग्जांपल बना वो देखिए आप, क्या बना भी वो एग्जांपल, इस डाइपोल चार्ज का एग्जांपल देखना आप क्या बना, समझिए इस डाइपोल चार्ज का एग्जांपल समझिए वो क्या है, देखिए आपको वो बताते हैं, ठीक है। सुनिए क्या है भाई, NH3, ये भाई कंप्लीटली क्या नहीं है, ये जो है कंप्लीटली आयोनिक नहीं है, ये कंप्लीटली आयोनिक नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर जो हाइड्रोजन है उस पर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नाइट्रोजन है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है भाई ये, क्योंकि नाइट्रोजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बट ये कंप्लीटली आयोनिक नहीं है, इसीलिए भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बस खींच रहा है अपनी ओर, लेकिन कंप्लीट सेपरेट नहीं किया है बॉन्ड को, कंप्लीट ब्रेक नहीं हुआ है। एक प्रकार से आयोनिक बॉन्ड नहीं है ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। सुन लो दोबारा, ये आयोनिक बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा पार्शियली चार्ज जनरेट होता है डाइपोल मोमेंट के कारण। वहां पर जो है डाइपोल मोमेंट के कारण पार्शियली चार्ज आता है, ना कि कंप्लीट आयोनिक चार्ज आए, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड नहीं होता वो, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर जो हम बोले कि कैसा चार्ज होगा, तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव होगा, जो कि डाइपोल मोमेंट से जनरेट होता है। इसी कारण हम इनको बोलते हैं, इस वाले नेगेटिव चार्ज को डाइपोल चार्ज। ये जो चार्ज जनरेट हुआ है ना, ये पार्शियली चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट के कारण जनरेट हुआ है, जिसके कारण हम इसको बोलते हैं डाइपोल चार्ज। ओके, तो भाई आपको एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें मैं डिफाइन कर रहा हूं सभी को, ठीक है। ये 12th वालों के लिए है, ये मैं जब भी बोल रहा हूं, ये 12th वालों के लिए चीजें मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको भी आए। लेक्चर थोड़े ज्यादा बनेंगे मानता हूं, लेकिन हायर लेवल वाले स्टडी कर रहे हैं, जो MSc CSI नेट JRF की जो स्टडी कर रहे हैं, उनसे लेकर के मैं 12th वालों तक सोच रहा हूँ, नहीं तो मैं जल्दी भी इसको करवा सकता हूँ, क्योंकि BSc MSc वालों को सब कुछ ये पता है। आपके लिए करवा रहा हूँ, 12th वालों सुन लो, ये जो टॉपिक चल रहे हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रखना किस में, आगे नीट जेई में, ठीक है। लेकिन आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से काम चल जाएगा। CFT जो है वो BSc में है तो चलते हैं, आपको तो ये पता भी होगा वैसे, ठीक है। तो हो गया भाई, ये था फर्स्ट पॉइंट कि CFT ने फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि जो लिगैंड पर है वो नेगेटिव चार्ज होगा, बेशक से वो क्या हो, डाइपोल चार्ज हो, बेशक से वो पॉइंट चार्ज हो। पॉइंट चार्ज और डाइपोल चार्ज क्या होता है ये बता दिया मैंने, ठीक है। जो डाइपोल मूवमेंट के कारण आए वो डाइपोल चार्ज, और जो आयनिक स्टेट में जो कंप्लीट सेपरेशन होकर जो चार्ज आए वो पॉइंट चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बात बोल ली उसने, CFT ने जो नेक्स्ट एक अजम्पशन दिया अपना, वो क्या दिया, नेक्स्ट अजम्पशन था भाई ये, सेकंड अजम्पशन क्या दिया, जो हमारा मेटल होगा ना, सेकंड अजम्पशन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दिया, वो दिया कि जो हमारा मेटल होगा वो एक हमेशा खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखेगा, मतलब कि वो एम्प्टी ऑर्बिटल कंटेन करके रखेगा, वो खुद के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करके रखेगा। ये क्या बोल रहा है, मेटल कंटेन ए
मेटल कंटेन ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। मेटल हमेशा खुद के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करके रखेगा, मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करके रखेगा। और उसके बाद जब एक मेटल लिगैंड की बॉन्ड, मेटल लिगैंड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वहां पर एक कंप्लीटली एक प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण वहां पर मेटल लिगैंड के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? सेकंड जो assumption दिया वो दिया कि जो मेटल हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करके रखेगा। ठीक है, और देन जब मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कंप्लीटली प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण फॉर्म होगा, वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण एक बॉन्ड फॉर्मेशन वहां पर होगा। ठीक है, किस प्रकार? यहां पर मेटल है, ये कंटेन करके रखता भी पॉजिटिव चार्ज, ये इसके ऑर्बिटल्स हैं, ये लिगैंड है, ये कंप्लीट कंटेन करके रखता भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये ऑर्बिटल है, ये नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखता है एक प्रकार से। इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां पर शो कर रहा हूं। ठीक है, ओके। तो क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा? ये इसको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से देगा और फिर यहां पर ओवरलैपिंग होगी और ये मेटल और इसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा कंप्लीट, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीटली प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के दौरान जो फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है और जो कि कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड है, जो कि कंप्लीटली आयोनिक बॉन्ड है, जो कि कंप्लीटली आयोनिक बॉन्ड है। इसमें भी कुछ वो निकलेंगी, देखना लिमिटेशन निकलेंगी इसकी। भाई कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी होता है, इसने बोला कि प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, यहाँ पर कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड है। ये एक्सप्लेनेशन भी मैं आगे दूंगा किस प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड बना है। आप बस थोड़ा सब्र रखिए, सारी डेफिनेशन आपके सामने आने वाली हैं। आपके मन में क्वेश्चन जनरेट हो रहे होंगे बहुत ज्यादा, भाई ये तो बोल रहा है कि कंप्लीट आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर कोवेलेंट कब बनेगा? सारी डेफिनेशन आपके आगे आने वाली, देखते जाओ। ठीक है, तो सेकंड क्या बोला भाई assumption कि मेटल पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखेगा, और जब मेटल और लिगैंड के बाद और उसके बाद मेटल पॉजिटिव चार्ज कंटेन, देन मेटल एंड लिगैंड फॉर्म ए बॉन्ड। तो वो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का होगा, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जो कि प्योरली आयोनिक बॉन्ड होगा, जो कि प्योरली आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ओके। तो हमने फर्स्ट एजम्पशन क्या दिया भाई? फर्स्ट एजम्पशन ये था कि जो हमारा मेटल है, जो हमारा लिगैंड है, वो नेगेटिव चार्ज कंटेन करके रखेगा, बेशक वो पॉइंट हो, बेशक वो डाइपोल चार्ज हो, पॉइंट चार्ज हो, बेशक वो डाइपोल चार्ज हो। सेकंड एजम्पशन ये दिया कि जो मेटल है वो खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखेगा। ठीक है, और उसके बाद जब लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पर एक प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जो कि आयोनिक होगा। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जो कि कंप्लीटली आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, वो इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक चीज और देखिए, आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं मैं, वो चीज और बता देता हूं। जब यहां पर लिगैंड, जब यहां पर क्या करेगा, जब यहां पर लिगैंड जो होता है हमारा, ये जो लिगैंड है, ये लिगैंड जब किसको, मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ना, मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो मेटल के कुछ एक डी ऑर्बिटल होते हैं, कुछ एक डी ऑर्बिटल मेटल के भी होते हैं, जो कि क्या करेंगे, जब ये जो हमारा लिगैंड है ये इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि जो मेटल पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखता है ना, उसमें ये क्या करेगा, लिगैंड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि मेटल के कुछ एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है भाई? क्योंकि मेटल में कुछ एक ऐसे ऑर्बिटल हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जहां पर एम्प्टी स्पेस है, तो उनमें क्या करेगा, लिगैंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, लेकिन मेटल के कुछ एक डी ऑर्बिटल ऐसे भी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो उसी कारण यहां पर क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पर रिपल्सन जनरेट होगा, बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, और यहां पर एक लिगैंड भी आ गया। ये लिगैंड जब यहां पर आएंगे ना, तो इस ऑर्बिटल्स के साथ, इन लिगैंड के साथ क्या होगा, यहां पर ये डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जनरेट करेगा। क्या करेगा भाई, ये जो डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ये रिपल्सन करेगा। ठीक है,
ठीक है, समझ गए ना? अब क्या बोल रहा हूं मैं, यही बिल्कुल सेम यही था कि जब मेटल लिगैंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया और ओवरलैपिंग करके एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये तो एम्प्टी ऑर्बिटल था, बट कुछ एक डी ऑर्बिटल है जो कि इलेक्ट्रॉन को भी कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखते हैं जो डी ऑर्बिटल, उन डी ऑर्बिटल के साथ ये लिगैंड का रिपल्सन होगा, इस लिगैंड का रिपल्सन होगा, जिस रिपल्सन के कारण जो डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल डीजनरेट होता है वो नॉन डीजनरेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो सेपरेट हो जाता है T2G Eg या Eg T2 में, E या T2 में, ठीक है। अब सुन लीजिए आप ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। जब इस लिगैंड ने इस मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, ओवरलैपिंग कर ली, बॉन्ड बना लिया, लेकिन मेटल के कुछ डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेटल के कुछ इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल तो है ना जिनमें इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो लिगैंड के साथ रिपल्सन करेंगे और उस रिपल्सन के कारण वो सेपरेट हो जाता है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो सेपरेट हो जाता है। जब तो हम बोलते हैं भाई, अब हम यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर है भाई इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिगैंड आ गया, यहाँ पर लिगैंड आके इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये बाकी के जो डी ऑर्बिटल है ना, ये बाकी के जो डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल रिपल्सन करेंगे, रिपल्सन, और रिपल्सन से क्या होता है, एनर्जी हाई हो जाती है, और जो एनर्जी लेवल है इनका एनर्जी लेवल, अब भाई इसका एनर्जी लेवल डिफरेंट हो गया, इनका एनर्जी लेवल डिफरेंट हो गया, जिसके कारण ये एनर्जी लेवल जो इनका नॉन डीजनरेट हो जाता है। अभी तो ये क्या है, देखना ध्यान से, अभी ये क्या है, इनमें डीजनरेसी है, ये एक ही एनर्जी लेवल पर है, सभी की एनर्जी सेम है सभी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जैसे ही लिगैंड आया और इसको इलेक्ट्रॉन दे के जो एम्प्टी ऑर्बिटल मान लीजिए ये ऑर्बिटल है भाई, इस एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या किया लिगैंड ने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, उसके बाद क्या हुआ, ये जो डीजनरेसी थी इलेक्ट्रॉन की इस एनर्जी लेवल की वो ब्रेक हो गई, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस लिगैंड के साथ क्या करेंगे, रिपल्सन, और उस रिपल्सन के कारण ये डी ऑर्बिटल की एनर्जी डीजनरेसी सेपरेट हो जाती है, नॉन डीजनरेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो क्या है भाई, डीजनरेट, जिसको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल, और ये सेपरेट होके कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल में, इस प्रकार, ठीक है, नॉन डीजनरेट। ये जो ऑर्बिटल्स हैं भाई नॉन डीजनरेट है, बिकॉज यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन डीजनरेट क्यों कहलाया भाई, नॉन डीजनरेट ये क्यों कहलाया, क्योंकि यहाँ पर जो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पर है, लेकिन लिगैंड के साथ रिपल्सन करने के कारण वहां पर एनर्जी चेंज हो गई है ऑर्बिटल की, जिसके कारण ऑर्बिटल सेपरेट हो जाते हैं, 2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी में चले जाते हैं, 2 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में। ये जो है ये इस टाइप से जो सेपरेशन होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल में, जो कि हम जिसको शो करते हैं T2G Eg से, और जो E और T2 जो होता है वो टेट्राहेड्रल में होता है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आएगा, ठीक है। ओके, 1 मिनट रुकना, वीडियो देख लेता हूं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो भाई जो नेक्स्ट टॉपिक है ना मेरा, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक है भाई मेरा किसके बारे में है, वो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डी ऑर्बिटल्स। भाई डी ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो चीज़ मैं आपको डिफाइन करूंगा। अभी तो मैंने आपको यही चीज़ बताया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, ये मेटल, मतलब कि 2 पॉइंट भी देख लीजिए, मेरे एक लेक्चर में आपको 10 मिनट लग गए इस 2 पॉइंट को समझाने में, ठीक है। वो ऐसा मत समझिए, मैं चाहता हूँ कि वो +2 लेवल का बच्चा भी समझे। आपको पता है मेरे को BSc जो फाइनल के बच्चे होंगे और जो MSc फाइनल ईयर के, उनको ये पॉइंट आते हैं, मेरे को पता है। आप डायरेक्ट बेसिक से असाइनमेंट कर लेना, मैं असाइनमेंट कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उस +2 लेवल के बच्चे को भी ये चीज़ें समझ में आए, इसलिए मैंने डिफाइन कर रहा हूँ एक एक चीज़ को खोल करके, एक एक चीज़ें खोल करके मेरे को डिफाइन करनी पड़ रही है। मेरे पास मैसेज आए बच्चों के कि सर थोड़ा अच्छे से पढ़ाना, थोड़ा सा सर खोल के बताना, क्योंकि हम +2 लेवल के हैं, इसलिए मेरे को उनको मतलब कि अच्छे से समझ में आए, चीज़ें माइंड में फिट हो जाए, इसलिए अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। खोल के स्लो पढ़ा रहे हैं आराम से। आप फॉरवर्ड करके देख लेना भाई, ठीक है। 28 मिनट की वीडियो बने वो 15 मिनट में कंप्लीट कर लेना फॉरवर्ड करके, ठीक है। थोड़ी स्पीड को बढ़ा लेना वीडियो की, ओके। तो अब जो हम करेंगे ना, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, वो जल्दी अभी कर देता हूँ उसके बाद सेंड में, उसमें हम डी ऑर्बिटल की शेप देखेंगे। क्या देखेंगे उसमें हम कंप्लीट जो डी ऑर्बिटल्स की शेप हैं, कितने टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा।
हमारे डी ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ये 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर आपको एक चौंकाने वाली बात भी पता लगेगा, कुछ जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 6, बट हम 5 डी ऑर्बिटल ही लेते हैं। क्यों लेते हैं अभी बताऊंगा आपको, बस नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ओके बाय।